रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखने की आवाज आती थी। मेरी सासू माँ तो कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर मैंने वहां जो कुछ भी देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर जी वहां जब मैं पहली बार वह दिल दहला देने वाली चीखने की आवाज सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी। चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ बढ़ाते हुए साइड लैंप ऑन किया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार मची हुई थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने स्वर में भी उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं मोहित की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे दिखने वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मैंने मोहित से लव मैरिज की थी। हम एक दूसरे को कॉलेज से ही जानते थे और फिर कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। हम फोन पर घंटों बातें किया करते थे। हमारे रिश्ते को 3 साल हो चुके थे और जब कॉलेज खत्म होने वाला था तो हमने शादी का फैसला लिया। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीख सुना था। एक लड़की की चीख की आवाज थी, जैसे ही वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखती हूँ कि आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है। कौन है जो इस तरह से तेज चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, सो कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। 1 घंटा वह आवाज गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे मोहित की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतनी शोर में भी कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज आने ऐसे बंद हो गई जैसे कभी कोई शोर हुआ ही नहीं। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उसे चिल्लाने वाली लड़की को ढूंढ रहा था। वह कौन थी और क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे। क्या और किसी को भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मुझे कुछ महसूस होने लगा, क्योंकि यहाँ यह हवेली बनी हुई थी। वहाँ आसपास केवल जंगल था। गांव तो 4-5 किलोमीटर दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यही बातें हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली से इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत ही बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस किसी महल जैसे नजर आने लगा था। मैं बस थोड़ी देर नजर डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करूं उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब लोग दिया बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। न जाने कब सोते सोते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह प्यारी प्यारी सी मुस्कान लिए मेरे पति मुझे जगा रहे थे। उठो मैडम जी, यह मुंबई नहीं है जो आराम से सोई रहेगी। मैं धीरे धीरे आंखें खोली। सुबह हो चुका था। मोहित बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा, तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में ही है, वहीं पहनना है। वह मुझे कहकर बाथरूम चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं यही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग टेबल रूम में चली गई। इतना भारी भरकम खूबसूरत लहंगा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस लहंगा को पहना था। मोहित कमरे से जा चुका था। कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे ज्वेलरी पहनाने और तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे।
उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजार के नोट की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरत मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में ना जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई बहू रानी मोहित की पत्नी है। गांव की सभी औरतें मुझसे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां रुक नहीं पाई। तेज धूप ने मेरी हालत जल्दी से खराब कर दी। मैं जल्दी जल्दी में अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। मोहित से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरे दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव में कुछ और ही रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों का साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यह मेरे साथ भी हुआ। रात तक मैं थकान से चूर हो गई थी, इसे लेटते ही मुझे नींद आ गई। रात में मोहित मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो, और मुझे प्यार से देखने लगे। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सिर्फ बस जल्दी से मुंबई वापस जाने की सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों उसकी हंसी गायब हो गई और फिर वह बेड पर बैठकर टेक लगाकर खाने लगे और कहने लगे, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में थी, फिर पूरी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। मैंने कहा, मोहित, मैं गांव में 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे यहाँ पर भी घुटन होती है। यहाँ के पहनावे और रहन सहन से मुझे अजीब घुटन महसूस होती है। यहाँ का माहौल अलग है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरी बातें सुनकर मोहित किसी गहरी सोच में चला गया और मैं भी अभी आधा नींद में थी, इसलिए मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और फिर मेरी नींद आधी रात को किसी लड़की की चीख सुनने के बाद खुली। वह लड़की मदद के लिए बार बार चिल्ला रही थी, तो मैं तुरंत उठकर बैठ गई। चीख की आवाज सुनने के बाद मैं मोहित को जगाया और पूछा, क्या तुम्हें चीख की आवाज नहीं आ रही है? किसी लड़की की मदद की आवाज नहीं आ रही है? तो मोहित बोला, मुझे तो किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यह कैसा महसूस था? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन मोहित को नहीं आ रही थी। मैं हैरत से मोहित की ओर देखा। मैंने कहा, क्या सच में तुम्हें लड़के की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? नहीं बाबा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करो। यह कहकर मोहित वापस सो गया और मेरा डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई क्यों दे रही है। इसका मतलब कोई भूत प्रेत। यह सोचकर मैं काफी डर गई और डर के मारे मैं मोहित से चिपक कर सोने की कोशिश करने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। फिर सुबह मैंने मोहित से मुंबई चलने के लिए कहा। मुझे वापस जाना है। मुझे डर लग रहा है। 2 दिन से मुझे यहाँ कोई चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मोहित, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी आखिरी बार कह रही हूँ। डर की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी रो दूंगी। मोहित मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था और मेरी बातें सुन रहा था और बार बार मुझे चुप कराने का कोशिश कर रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें सुनाई दे रही है। ऐसा मुझे जब मैं छोटा था तो पापा ने बताया था, लेकिन उस साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभी यहाँ पर रह सकती थी? मुझे मोहित की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के बाद मेरे ससुर जी ने मोहित से कहा, मुंबई कब जा रहे हो? यह सुनकर मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन दिल की बात दिल में ही। किसी को तो हमें गांव से मुंबई भेजने का ख्याल आया। मोहित ने कहा, पापा जी,
आपको आदेश को कैसे टाल सकता हूँ। वह अपने पापा के बहुत मानता था। ससुर जी कहने लगे, आज शाम में ही मुंबई जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम को भी देखना है। मैं तो खुशी की मारी फूले नहीं समा रही थी। मैं जल्दी से चाय खत्म करके कुर्सी पर बैठ गई तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया। मैंने कहा, मुझे अपने सामान की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बातें सुनकर ससुर जी मोहित को देखने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं आश्चर्य से मोहित की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी मुझे कहने लगे, बेटा तू अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरत हवेली से बाहर कदम नहीं रखती है। तुम यहीं रहोगी, मुंबई सिर्फ मोहित जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई थी। मोहित ने पहले नहीं बताया था कि उसने तो यही कहा था कि मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर उस कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मोहित कमरे में आया तो मैं मोहित को देखते ही रोने लगी और कहने लगी, मैं इस भूत बंगले में नहीं रहूंगी। तुमने मुझसे कहा था कि हम मुंबई में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाकर बात करो। मेरी बात सुनकर मोहित बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता। तुम अभी यहाँ पर रहो और पापा का ख्याल रखो। मैं आस्ते आस्ते पापा को मना लूंगा। कुछ दिन तुम बर्दाश्त करो। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। रात के वक्त चीखों की आवाज से मेरी जान निकल जाती है। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम इस चीखों पर ध्यान मत देना, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम बस अपना कमरा लॉक रखना, रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। मोहित की बातों तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। मोहित कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं पापा जी से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। मोहित शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी। वह जमीन पर अपना बिस्तर लगाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीख की आवाज आती तो मेरी आंखें खुल जाती है। मैंने महसूस किया कि जिस वक्त चीख की आवाज आती थी तो वह नौकरानी भी करवट बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा कि नौकरानी भी उस आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीख के बारे में पूछा। वह घबराने लगती थी और वह डर जाती थी, फिर नाम में सर हिलाने लगती थी और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है। मैंने उसके प्यार से या फिर अंदाज लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि आवाज तुम्हें भी सुनाई देती है या नहीं, पर मुझे यह आवाज रोज सुनाई देती है। मेरी बात सुनते ही नौकरानी मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से मत कीजिएगा वरना बहुत बुरा होगा। उस दिन नौकरानी की बातें सुनकर मुझे जानने की इच्छा होने लगी। आखिर मालूम भी तो हो यह सारा माजरा क्या है, आखिर में सच्चाई क्या है। मैं उसे पता कर रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी यकीन हो चुका था कि मामला भूत प्रेत का तो नहीं है। मैं रात का इंतजार करने लगी और फिर जैसे ही रात में चिल्लाने की आवाज आई, मैं आवाज सुनकर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे से दरवाजे के पास आई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। मुझे वह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वह आवाज अब मुझे और भी नजदीक से सुनाई देने लगी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे ससुर जी का कमरा था जहां से लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई। अपने कमरे में आकर
अपने बढ़ते दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी थी। यह आवाज मेरे ससुर जी के कमरे से आ रही थी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे हो सकते हैं। उसकी बीवी भी जिंदा नहीं है, ना ही दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितना महान बनते फिरते हैं। मेरे दिल ससुर जी के लिए बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर जी औरत के साथ, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और फिर यह क्या, यह सब कौन सा रूप था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी पूरी रात जागते हुए निकाली थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ससुर जी सुबह नाश्ते पर बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, मोहित से फोन पर बातें नहीं की? तुमने रो रो कर अपनी आंखें क्यों सूझ ली है? उनकी बातों पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कुराने लगे, फिर बोले कि मोहित वहाँ बहुत बिजी है, इसलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी जी नहीं कर रहा था। कैसा इंसान था, दिन में राम राम और रात को यह सोचकर मैंने अपने मन में कहा, मैं इनका पर्दाफाश करके रहूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। रात को जब वह दोबारा वही आवाज सुनी तो मैं कमरे के बाहर चली गई और ऊपर पहुंचकर ससुर जी के कमरे के दरवाजे के होल से देखने लगी। वह एक 13 साल की लड़की थी, गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ बता रहा था। वह अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मैं उससे ज्यादा नहीं देख पा सकती थी। मैं वापस पलटकर आ गई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने मोहित को फोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा आत्माएं हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यह चीख गांव की मासूम लड़कियों की है, जो तुम्हारे पापा के कमरे से आती है और वह उनको अपना हवस का निशाना बनाती है। मेरे मुंह से जोर जोर से आवाज आ रही थी। मैं मोहित से बोली, वह किसी भी आत्माई की आवाज नहीं थी। तुम्हारे पापा गांव के मासूम लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। और मैंने जो भी देखा सारी चीजें मोहित को बता दिया। मोहित मेरी बातें सुनने के बाद बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे पापा मुझे हमेशा हवेली से बाहर रखते थे और जब मैं उनसे इन चीजों के बारे में पूछता था तो कहते थे यह हमारे पूर्वजों की आत्माओं की चीख है, ताकि वह अपनी काली करतूत को दुनिया और उससे छुपा सके। मैं वापस आ रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम दरवाजा को बंद रखना, कहीं वह लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने मोहित की बात सुनकर फोन काट दिया। मैं गलत होते हुए देख कैसे चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे ससुर के खिलाफ एक शब्द भी बोले। इसलिए मैंने रात होने के पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि रात में मेरे ससुर ऊपर जाते हैं, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। ससुर के कमरे के बाहर की खिड़की खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई। उस कमरे को किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उस कमरे के एक कोने में पर्दे के पीछे छुप गई। रात को 3 बजे वह नीच आदमी उस कमरे में आया और सामने सोफा पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 12 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरा के अंदर जाकर धकेल दिया और कमरा बंद करके चला गया। वह नीच आदमी एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था। वह लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी। वह दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार की आवाज हवेलियों के दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुर्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरे ससुर गुस्सा से उठे और लड़की का बाल पकड़कर कहने लगे, ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जुबान चलाए, रुक तू अभी। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका था। फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा और वह लड़की दर्द से चिल्लाने लगी
और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैं खुद को काबू में किए वहां खड़ी सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पे लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। मेरे ससुर तुरंत ही वहां से पीछे हटे और मेरी चीख सुनकर बात समझ गए कि कमरे में उस समय कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उस खिड़की से बाहर निकल चुकी थी। और लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से मैं नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दी थी और मैं गन्ने की झाड़ी में छिप गई थी। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उसके जाते ही मैं सुकून की सांस ली, एक पेड़ पर चढ़ने लगी और उस हवेली की दीवार से सटा हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार के दूसरी तरफ देखा तो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भागे जा रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई से वहां आकर रुकी। मैं उस बस की खिड़की पर मोहित को बैठे हुए देखा। मैंने चिल्लाते हुए मोहित को आवाज दी। मोहित ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी वह तेजी से बस से उतरकर भागते हुए मेरे पास आया और मुझे गले लगा लिया और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ तो किया नहीं ना? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे बाप के खिलाफ मेरे पास बहुत सबूत है। हम दोनों वापस मुंबई आ गए और वहां पहुंचते ही मैंने वह वीडियो पुलिस को दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और उसने नीच आदमी के साथ साथ उस नौकरों को भी सजा हो गई। वह गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरी जगह पर भेजते थे और कुछ को मार देते थे। अब मैं और मेरे पति मुंबई में ही रहते हैं। अब हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे और हमारी एक प्यारी सी बेटी है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हूँ, लेकिन उस दिन के बाद हम कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए जहाँ उन मासूम लड़कियों के साथ गलत हुआ था। लेकिन मैं खुश थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई थी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिएगा आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।